हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो आज ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आपका 2012 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था आपको 15 क्वेश्चन हमने करा दिया है। आज 15 के बाद हम 16वें क्वेश्चन से लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी को हम डेली बताते हैं कि आप जब भी प्रैक्टिस सेट किया करिए, आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और आप नंबरिंग क्या करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 हम करा रहे हैं तो 16, 17, 18 इस तरीके से क्वेश्चन लिखिए और बाद में आप जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप क्वेश्चन पढ़ा करिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको टाइम देती हूँ, वहाँ पर आप उत्तर दिया करिए और जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप अपने उत्तर का मिलान किया करिए। अगर उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाद में आप लास्ट में काउंट करेंगे कि आपने जितना क्वेश्चन हमने कराया है उसमें से कितना नंबर गेन किया है। ठीक है। अगर हम 10 क्वेश्चन कराए हैं तो आप कोशिश क्या करिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आप सही कर जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है न्यायपालिका, सी है संसद, डी आपका है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। उत्तर सही बताइएगा क्या होगा आप सभी। देखिए, भारत की जो सर्वोच्च कानून निर्माण की जो संस्था है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो चलिए हम इसका उत्तर है जो देख लेते हैं। तो भारत का जो सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है वो आपका संसद होता है। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों में से क्वेश्चन थोड़े और आपके आ जाते हैं। तो देखिए, जो संसद है वो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। इसे क्या करते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पर इसको केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। संसद का जो गठन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और किससे, राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो संसद का गठन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलते हैं। 17 में आपसे पूछा गया है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रभुसत्ता, बी है राजतंत्र, सी है स्वेच्छाचारी, डी है आपका धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2012 का चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा और ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर आपका है। देखिए, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में से किसी एक प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आप सभी उत्तर दीजिए। तो चलिए उत्तर जान लेते हैं। उसे तब हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से पूछा गया है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेकार संसाधन, ऑप्शन बी है मूल्यवान संसाधन, ऑप्शन सी है संभावित संसाधन और ऑप्शन डी आपका है वास्तविक संसाधन। तो देखिए, यहाँ पे जो संसाधन है वो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका जो उपयोग है वो अभी नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, आपको उत्तर बताना है। तो देखिए, ऐसे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहेंगे। ठीक है, जिनको जो पाए तो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है वो क्या होते हैं, वो संभावित संसाधन होते हैं। थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, विशेष क्षेत्र में जो पाए जाने वाले संसाधन होते हैं जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहे जाते हैं। इन संसाधन का जो प्रयोग है वो कब होगा, भविष्य में होने की संभावना होती है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रही है, भविष्य में हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, संभावना बनी रहती है कि इसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। ऑप्शन ए है तुर्की व अफगान शैलियों का, ऑप्शन बी है तुर्की व फारसी शैलियों का, ऑप्शन सी है अरब व भारतीय शैलियों का, ऑप्शन डी है फारसी व भारतीय शैलियों का। देखिए, मैं जितने क्वेश्चन कराती हूँ, अभी मैंने इसके पहले आपको एक वीडियो बनाया है, आप इसका उत्तर देते रहिए। तब तक मैं आपसे बता देती हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप सीटेट की तैयारी कैसे करिए और अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो वीडियो आप सभी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं प्रैक्टिस सेट करना कैसे है।
ठीक है, उसमें हमने प्रॉपर बताया है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, किस तरीके से प्रैक्टिस सेट करनी है आपको, तो वो आप ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फारसी व भारतीय शैलियों का है। जो हमारा मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है वो फारसी व भारतीय शैलियों का क्या है, मिश्रण है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि जो मुगल कालीन वास्तुशिल्प फारसी एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण होता है, इसमें क्या होता है, देखिए जो वास्तुशिल्प का जो उदाहरण होता है वो आपका जैसे हो गया आपका मेहराब हो गया, गुंबद हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, हाजल, हाजल मतलब सभा, और क्या हो गया आपका बुर्ज हो गया। ये सभी चीज़ आपकी आ जाएंगी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये आपके भूगोल से क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन जो आपका है। ठीक है, तो कहा गया कि भारत की मानक देशांतर है। ऑप्शन ए है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी है 82 डिग्री, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, ए आपका है देख लीजिए 82 डिग्री पूर्व देशांतर, बी आपका है 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है, इसको मिनट पढ़ेंगे ये याद रखिएगा, और सी आपका है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, और डी आपका है कि 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। तो कौन सा होगा, उत्तर बताइएगा। देखिए भारत मानक का मानक देशांतर पूछा है, तो कितने पे होता है आप सभी बताइएगा। तो चलिए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। जो हमारा भारत की मानक देशांतर होती है वो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर होती है। इसको याद रखिएगा, कितना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि कृषि एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी है निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी है वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन डी है गहन कृषि। तो आपको बताना है कि कृषि की एक पद्धति ऐसी है जिसमें क्या होता है, व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का क्या होता है, उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए क्या होता है, किया जाता है। तो चलिए उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। देखिए अपने से आप उत्तर देने की कोशिश किया करिए, अगर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो तुक्का लगा दिया करिए, ठीक है, जो ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आप दिया करिए। आप तुक्का लगाएंगे तो तुक्का भी आप एक अंदाज से ही लगाते हैं, जो पिछली चीज़ें पढ़ी रहती हैं हम उसी के आधार पे तुक्का लगाते हैं। तो कभी कभी हमारे चीज़ें जो दिमाग में चलती हैं क्वेश्चन वो हमारे सही भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे में नहीं आ रहा है तो उस पर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया करिए। चलिए उत्तर जान लेते हैं हम। देखिए ऐसी जो कृषि होती है ना उसको हम वाणिज्यिक की कृषि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, उसको क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि, सॉरी खेती। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है ज्वारीय ऊर्जा, सी है जीवाश्म ऊर्जा, डी है पवन। तो इसमें से कौन सी ऐसी परंपरागत ऊर्जा है, परंपरागत है जो ऊर्जा का स्रोत है, बताइएगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा, जीवाश्म ऊर्जा, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे किस तरीके से है। देखिए यहाँ होता क्या है कि जो जीवाश्म ईंधन होता है वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं, और इस प्रकार के जो ईंधन होते हैं इसकी जो प्राप्ति होती है वो क्या होता है, पृथ्वी के नीचे से दबे जीवाश्म से होती है, जो पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी पलट जाए और हम सभी दब जाएं और जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें वो पृथ्वी के अंदर धंस जाएं, तो उसी में वो जीवाश्म से ही क्या होता है, ये ईंधन प्राप्त होता है। इसमें क्या क्या होता है आपका, जैसे आपका हो गया पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। ऑप्शन ए है औपनिवेशीकरण, बी है पुनर्जागरण, सी है महासंघ, डी है व्यापारिक।
तो इसे हम क्या कहते हैं, आप सभी बताइएगा। देखिए एक देश है और एक देश पर दूसरे देश के, पूछा क्या है कि एक देश है, एक देश पर क्या है, दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव जब आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इतने सारे जब बदलाव आएंगे तो हम क्या कहेंगे। तो देखिए जब इतने सारे बदलाव आएंगे तब उसे हम औपनिवेशीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ए सही कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 24 में हम देख लेते हैं क्या कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि ऑप्शन ए है तट के साथ गर्म धारा बहती है, ऑप्शन बी है गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, ऑप्शन सी है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, ऑप्शन डी है तंतुरित तटीय क्षेत्र है। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए आप सभी, और ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद करने वाले होते हैं। ठीक है, जितने भी हम अगर आपको भूगोल और इतिहास के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको याद करने वाले हैं, न कि वो क्वेश्चन समझने वाले हैं आपके। अगर अब इसके बाद जब हम पेडागोजी पे चलेंगे तब चीज़ें वहाँ समझने वाली होंगी। अभी आपका क्या चल रहा है, आपका थ्योरी का क्वेश्चन चल रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है यहाँ पर। देखिए जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास के समुद्र के मत्स्य प्रचुर हैं, क्योंकि यहाँ इसलिए ये ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे गर्म और ठंडी जो धाराएं होती हैं उनका मिलन होता है। इधर से गर्म धाराएं आ रही हैं, इधर से ठंडी धाराएं आ रही हैं और यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलने से वहां का क्या होता है, तापमान और उन वनस्पतियों के लिए क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। अब एक जगह से ठंडी गर्म धारा आ रही है, एक तरह से गर्म आ रही है। ठीक है, एक ठंडी धारा आ रही है, एक गर्म आ रही है। अब ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो यहाँ का जो तापमान होता है वहां के आसपास की जो वनस्पति होती है उनके लिए क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। और जो मछलियां अपने लिए क्या करती है, आहार के रूप में प्रयोग करती हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, मछलियां वगैरह क्या होती हैं, ज्यादा पाई जाती हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर जैसे हो गया आपका प्लैंकटन उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा जापान के समुद्र तट पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहां पर आपको गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी वहां पे इस तरीके की स्थिति क्या होगी, उत्पन्न होगी। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए है राज्य, बी है क्षेत्र, सी है सीमा, डी है निर्वाचन क्षेत्र। ये तो आप सभी आराम से क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। ठीक है, दीजिएगा आप सभी आंसर क्या होगा। देखिए कोई एक निश्चित क्षेत्र है और वहां पर मतदाता है, तो आप मान लीजिए आप मतदाता हैं, आप अपना प्रतिनिधि तो चुन रहे हैं, प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो आपका जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र होगा, तो जो आपका क्षेत्र है वो निर्वाचन क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन को, बी है होम रूल आंदोलन को, सी है भारत छोड़ो आंदोलन को, डी आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो किसको माना जाता है ये आपको बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जो दांडी यात्रा होता है उसको किसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये आप सभी को पता है कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ऑप्शन बी है, देखिए ये 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार आप मिलाइएगा। ऑप्शन बी है कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। ऑप्शन सी है कि यह लोक नृत्यों में से सदा श्रेष्ठ होते हैं। ऑप्शन डी है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। उत्तर क्या होगा बताइएगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं हम।
देखिए जो आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके संदर्भ में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 28 पर। इसका थोड़ा सा देख लीजिए, वो जो 8 नृत्य हैं आपके कौन कौन से हैं। देखिए जैसे भरतनाट्यम हो गया आपका, ये तमिलनाडु में होता है। मणिपुरी हो गया, ये मणिपुर में होता है। कथक आपका उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली केरल में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। मोहिनी अट्टम आपका केरल में होता है। ये याद कर लीजिएगा, ये आपको ईवीएस में भी काम देगा। ठीक है, ईवीएस में भी ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उड़ीसी जो होता है आपका उड़ीसा में होता है, और सलारिया जो होता है वो असम में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। ऑप्शन ए है हिमाड़, बी है छत्रकशिला, सी है लोयस, डी आपका है डेल्टा। तो इनमें से कौन सा स्थल है जो अपर्दन स्थल रूप है, आपको बताना है। तो आप सभी को पता है जो छत्रकशिला हमारा होता है वो अपर्दन स्थल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है आपके संसद। तो आप सभी को पता है कि कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो सी सही कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, बी है एशिया व यूरोप में, सी है एशिया व अफ्रीका में, डी है एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो जो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या है वो किधर निवास करती है, ये आपको बताना है। उत्तर बताइए आप सभी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप सभी उत्तर बताइएगा। और जो बच्चे देखिए चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको बनाती हूँ वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को शेयर भी किया करिए, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी शेयर किया करें। और आप डेली प्रैक्टिस सेट किया करिए। हम आपको डेली, देखिए एसएसटी की तो मैं फिक्स कर दी हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट दूंगी। बाकी जो चीज़ें हैं सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, इसकी 1-2 दिन गैप हो जाती है, लेकिन इसकी भी हम बहुत जल्द ही लेकर आएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। लेकिन बाकी एसएसटी की हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आपका एशिया व अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।